हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक सीरीज जो है वो आज से स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन जो है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो इतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एज यू नो आई डोंट नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप जानते होंगे। एक्चुअली इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है कि मैं जो है यूट्यूब पे इतना समय जो है वो नहीं दे पाती हूँ जो कि मुझे देना चाहिए। और यूट्यूब के लिए यूट्यूब पे भी लोग जो है वो जो पढ़ने के लिए और ढूंढते हैं कि अच्छा मटेरियल जो है वो हमको यूट्यूब पे मिल जाए, क्योंकि आप भी लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे भी हर कोई जो है वो क्वालिटी मटेरियल दे रहा है या नहीं दे रहा है। यू वेरी वेल नो, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोग जो है बहुत सो कुछ जो है वो कूड़ा कबाड़ा जो है वो एक अच्छा सा थंबनेल लगा कर बेच देते हैं, जिससे लोगों का टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मैं ये काम करूँ। अगर क्वालिटी मटेरियल देना है तो मैं वो वही क्वालिटी मटेरियल देती हूँ। मैं बहुत को जो है वो चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए एक रोज ही जो है एक वीडियो जो है वो तैयार करूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। चलिए वो बात तो बात की है, वो तो मेरी व्यस्तताएं हैं, उसमें आपसे क्या कहूँ। लेकिन हाँ, एक कुछ मैं बातें आप लोगों से जो है वो करना चाहती हूँ। पहली बात, मुझे जो है कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ लोगों ने जो मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। उनमें से कोई लोग जो ये भी पूछते हैं कि क्या मैम फ्री क्लासेस नहीं देंगी। तो अ, बिल्कुल उस बात के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि फ्री क्लासेस मैं तब तक नहीं दे सकती जब तक जो है वो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाएं। और मैं जब फ्री पढ़ाना शुरू करूँ तो मुझे यूट्यूब जो है वो पे करना शुरू कर दे, तब तो मैं फ्री क्लासेस दे सकती हूँ। अदरवाइज आप खुद समझ सकते हैं कि अगर सब्सक्राइबर आपके 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं तो उस पर बहुत मुश्किल हो जाता है फ्री क्लासेस को देना। और ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो फ्री क्लासेस कह दूं कि हाँ मैं निशुल्क तैयारी कीजिए, फ्री क्लासेस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल निशुल्क है, और उसके बाद मैं आपसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये मांगना शुरू कर दूं। नहीं, मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि मैं फ्री क्लासेस नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे भी जो मटेरियल दे रही हूँ वो बिल्कुल वैसा ही अच्छा ऑथेंटिक मटेरियल है। पूरा पूरा नहीं हो पाता है, मैं ये मानती हूँ कि वो सीरीज से वो नहीं चल पाता है, लेकिन जितना भी मैं मटेरियल देती हूँ वो मैं एक ऑथेंटिक और एक अच्छा मटेरियल देने का कोशिश करती हूँ। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने जैसा आपसे पहले कहा। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं अपनी आप लोगों के सामने ये कहूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और एक सहयोग राशि भेजिए। मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अपने जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे देखना शुरू करा है, उनसे मैं सहयोग राशि के रूप में मांगना शुरू कर दूं। मैं सच में कह रही हूँ, मैं बिल्कुल भी, मैं आपसे कहूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत अमीर भी नहीं हूँ। मैं एक साधारण मिडिल क्लास जो है वो इंसान हूँ, जिसका एक जो है ठीक ठाक सा छोटा सा घर है, और मेरे पर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है जो मुझे उठानी होती है, और मुझे खुद ही उठानी है। मुझे उसके लिए जो फीस के रूप में मैं अपने स्टूडेंट्स से पैसे लेती हूँ, उसी से मैं अपना घर चला रही हूँ। कि मैं यूट्यूब पे पहले 1 महीना फ्री में पढ़ाकर और फिर उसके बाद पैसे मांगना शुरू कर दूं, और 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये मांग के और अपना घर भर लूं, तो मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर मैं वो चीज क्वालिटी मटेरियल दे, और जिस दिन से मैं फ्री क्लासेस देना शुरू करूंगी, जब मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हो जाएंगे, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं एक पैसा किसी से नहीं मांगूंगी, बिल्कुल भी नहीं मांग सकती। ठीक है, भूखे मरना पसंद है मगर भीख मांगना पसंद नहीं है। पढ़ाओ तो जो कमिटमेंट करा है वो कमिटमेंट पूरा करो। नहीं कर सकते तो बोलो ही मत ना कि निशुल्क पढ़ाएंगे, निशुल्क पढ़ाएंगे। मैं इस समय नहीं कर सकती, लेकिन भविष्य में मैं आप लोगों से कहती हूँ कि हाँ, मैं बिल्कुल जो है वो फ्री क्लासेस दूंगी जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हो जाएंगे कि मैं फ्री क्लासेस देने के जो है एक उसमें स्टेट में आ जाऊंगी। हो सकता है कड़वा है किंतु सत्य है, मैं क्या करूं। मुझे बहुत ज्यादा लपेट कर कहना जो है, चाशनी में लपेट कर कहना नहीं आता। शायद इसलिए मैं इतनी ज्यादा फेमस नहीं हूं कि मुझे चाशनी में लपेट कर कहना नहीं आता।
तो चलिए अब इस बात को यहीं पर जो है वो छोड़ते हुए, और बहुत आपका समय ले लिया, अब मैं जो है आप लोगों के लिए जो है जो मैं वो आज से सीरीज शुरू करनी है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ मुझे आज से क्या सीरीज शुरू करनी है। देखिए मेरे पास बोर्ड भी बिल्कुल सिंपल है, मेरे पास मार्कर्स भी बिल्कुल सिंपल है, आई डोंट हैव स्मार्ट बोर्ड। और अगर मैं स्मार्ट बोर्ड खरीदूंगी तो बिल्कुल अपने पैसों से खरीदूंगी, मुझे उसके लिए कोई सहयोग राशि किसी से नहीं चाहिए, बिल्कुल खरीदूंगी अपने पैसों से खरीदूंगी, जिस दिन इसका लायक हो जाऊंगी ये स्मार्ट बोर्ड जो है वो खरीद लूँ। तो चलिए जो है आज से स्टार्ट करना है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में जो मुझे आप लोगों को थोड़ा था, मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को वो पॉइंट्स और वो चीजें आपके साथ डिस्कस करूं जो बुक्स में दे रखी हैं क्वेश्चन के फॉर्म्स में, लेकिन आप लोग उसमें अटक जाते हैं कि इनको हम याद कैसे करें, या वो रटने से वो जो है वो याद नहीं रह पाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ और एक एक प्ले की शॉर्ट में समरी भी जो है वो बिल्कुल बताऊंगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। अब आप देखिए मैं सबसे पहले जो मैंने खुद ही क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैंने आपसे कहा कि हु कॉल्ड हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन ये पूछूं हु कॉल्ड हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, तो इसका जवाब जो है, अगर मैंने आपसे कहा कि इसका जवाब क्या हो सकता है, और अगर आप इसे रट भी लें तो भाई इसका क्या मीनिंग है। देखिए ये जो टर्म है द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, ये दिया है टीएस इलियट ने, हैमलेट को कहा है द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर क्यों कहा गया है, तो जी मैं बताती हूँ। एक्चुअली मोनालिसा एक वर्क ऑफ आर्ट है और एक पेंटिंग है जिसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, क्योंकि जैसे मोनालिसा की पेंटिंग के देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस, इन द सेम वे हैमलेट के भी विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न इंटरप्रिटेशंस जो है वो किए गए हैं। तो इसीलिए टीएस इलियट ने कहा है, टीएस इलियट कॉल्ड हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। तो आपको आई होप ये बात समझ में आई होगी कि इसे मोनालिसा ऑफ लिटरेचर क्यों कहा जाता है। चलिए पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, जल्दी जल्दी देख लीजिए कि क्या इसका, जल्दी जल्दी क्यों, आराम से देखिए, कोई बात नहीं, जैसे आपका मन करे वैसे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका next question is who has made a Freudian interpretation of Hamlet। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि भाई अगर मैंने आपसे ये कहा कि भाई किस व्यक्ति ने हैमलेट की फ्राइडियन जो है वो इंटरप्रिटेशन दी है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई किसने दी है, तो पहले मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ और फिर इसके बाद इसके बारे में भी बताती हूँ। अर्नेस्ट जोन्स ने एक बुक लिखी है हैमलेट एंड इडिपस, ये बुक है हैमलेट एंड इडिपस। हालांकि उन्होंने पहले एक एस्से लिखा था, जिस एस्से का नाम है द इडिपस कॉम्प्लेक्स, the Oedipus complex as an explanation to Hamlet's mystery। ये अर्नेस्ट जोन्स ने लिखा है, अर्नेस्ट जोन्स ने इसमें कहा है,
उन्होंने ये आया था आपका हैमलेट एंड इडिपस जो बुक है वो 1949 में आई है, और ये 1910 में जो है ये उन्होंने ऐसे जो है ये लिखा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, हैमलेट के बारे में फ्रायडियन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि फ्रायड जो है वो चीजों को जो साइको एनालिसिस जो है वो चीजों का करता है। तो फ्रायड के साथ इन्होंने जो है वो काम किया हुआ था। तो इन्होंने ये लिखा कि भाई हैमलेट में इडिपस का जो है इडिपस कॉम्प्लेक्स है। इडिपस कॉम्प्लेक्स मींस व्हेन अ बॉय इज टू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिज मदर। तो यहाँ पर इडिपस कॉम्प्लेक्स है, और इसलिए जो वो क्लॉडियस को मारने में इतनी देर इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ये मानता है कि जो वो करना चाहता था वो अगर उसके चाचा ने, उसके अंकल ने कर लिया तो वो इसीलिए उस चीज को डिले कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया, टीएस इलियट ने इसे मोरालिज़ा ऑफ लिटरेचर कहा है। जितने लोग उतने इंटरप्रिटेशन। तो अर्नेस्ट जोन्स ने ये ऐसे लिखा था, द इडिपस कॉम्प्लेक्स एज एन एक्सप्लेनेशन टू हैमलेट्स मिस्ट्री, और बाद में उन्होंने इसे बुक फॉर्म में दिया, हैमलेट एंड इडिपस। तो उन्होंने ये माना कि हैमलेट कॉम में इडिपस कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसने जो है वो डिले जो है वो इस चीज को कर रहा था। तो यहां तक ये पॉइंट देखिए। कुछ क्वेश्चंस जो हैं आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे, नए क्वेश्चंस, ऐसा मुझे लगता है कि ये नए क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। ठीक है, 2-3 मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अब देखिए, मुझे वो चीज पसंद नहीं है कि किसी बुक का जो है वो बुक पे कैमरा चला के और उसमें आंसर्स भी नीचे लिखे हुए हैं और उस चीज को बताया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर आंसर आप बता रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जरूर देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हम उसके बारे में भी बताऊं। और नेक्स्ट चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं कि देखिए, अगर ये मैं आपसे पूछूं कि ग्लोब थिएटर में सबसे पहला प्ले कौन सा करा गया था, तो ग्लोब थिएटर में सबसे पहला प्ले किया गया था जूलियस सीजर। ऐसा कहते हैं कि ग्लोब थिएटर। अब ग्लोब के बारे में जानते हैं कि ग्लोब थिएटर हाउ इट इज एसोसिएटेड जो विद शेक्सपियर। ग्लोब थिएटर 1599 में बनाया गया था। जो टिम्बर उसमें यूज हुआ था, जो पहला थिएटर था, द थिएटर जो पहला थिएटर था जो जेम्स बर्बेज ने बनाया था 1576 में, उसके को डिमोलिश किया, उसको जो उसकी टिम्बर लकड़ी को यूज किया गया था ग्लोब थिएटर को बनाने में 1599 में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कौन से थिएटर को तोड़कर कौन सा थिएटर बनाया गया था, तो जो है थिएटर को तोड़कर ग्लोब को बनाया गया था। और ग्लोब जो है 1599 में बना था। 1613 में हेनरी एट के मंचन के दौरान इसमें एक कैनन यानी कि तोप का गोला हेनरी एट की आमद दिखाने के लिए, बहुत ग्रैंड दिखाने के लिए, और ग्लोब थिएटर जो है वो जल गया था। अब चलिए, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब मैं आपसे, अब देख रहे हैं मैंने ना ये क्वेश्चंस देखे, अब नोट्स जो है ना खुद ही बना रखे हैं। और ये लोग कहते हैं कि भाई मैडम जो है उस पर से देख रहे हैं। अब भाई ठीक है, उम्र हो रही है तो थोड़ा बहुत देखना भी पड़ता है। इतना जो है वो बुढ़ापे में याद भी नहीं रहता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हाउ सैम Wanamaker is connected with शेक्सपियर। अब सिंपल है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको ग्लोब थिएटर के बारे में बताया, थिएटर के बारे में बताया। अब मैंने पूछा सैम वैनमेकर जो है वो शेक्सपियर से कनेक्टेड कैसे है। तो जो सैम वैनमेकर इससे कनेक्टेड इससे इसलिए है क्योंकि सैम वैनमेकर जो है उसका इट वॉज हिज विजन to rebuild the globe. It was his vision to rebuild the globe.
ये उनका सैम वैन मेकर का, ये सैम वैन मेकर शेक्सपियर से कैसे कनेक्टेड है कि जो ग्लोब थिएटर जल गया था उस ग्लोब थिएटर को दोबारा बनाने का जो विजन था वो किसका था, दैट वाज ऑफ सैम वैन मेकर। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे लगे। चलिए और भी पॉइंट्स बताने हैं और चीजें जो हैं वो क्लियर करते चलना है। तो बताइएगा कैसा लगा। जवाब नहीं देते वैसे आप लोग बिल्कुल भी, मतलब जवाब इन द सेंस कि ये तो वीडियो है तो आप सोचेंगे आप कहाँ से जवाब देंगे, तो जवाब देते हैं भाई, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी तो पता चलेगा। और हाँ जी भाई, और किसी तरीके का सपोर्ट आपसे नहीं मांग रही, पैसा बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी, ठीक है, लेकिन हाँ ये एक सपोर्ट आपसे जरूर मांगेंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितनी जल्दी मेरा चैनल तेजी से बढ़ेगा, उतनी जल्दी मैं भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो है वो बिल्कुल देना शुरू करूंगी। ये मेरा कमिटमेंट है, तो मैं बिल्कुल कमिटमेंट अपना पूरा करूंगी इस मामले में। मैं अपनी जबान की बिल्कुल बहुत पक्की हूं यहाँ पे, क्योंकि जब अगर मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स जो है अगर वो जुड़ते हैं, वो मुझे एक सपोर्ट देते हैं, तो चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं उनको जो है उनके, चाहे अब रात में किसी भी समय निकल टाइम निकालना पड़े, दिन में किसी भी समय टाइम निकालना पड़े, वो मैं क्लास देनी है तो देनी ही है। लेकिन इस समय थोड़ा सा मेरा भी मॉरल डाउन इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है कि इतना कुछ कर रहे हैं, इतने अच्छे से बना रहे हैं, फिर भी लोग जो है वो देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज भावनाओं को समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे और चीजें मैं आपको बताती हूं। अब नेक्स्ट मैं आपसे एक है कि एक ये जोडित नाम का कैरेक्टर है। अब अगर मैं यहां पे क्वेश्चन पूछूं, हु क्रिएटेड दिस फिक्शनल कैरेक्टर एज शेक्सपियर्स सिस्टर, who created this fictional character as Shakespeare's sister, कि भाई वो कौन है जिसने ये फिक्शनल कैरेक्टर बनाया है, जूडिथ एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में, शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में। तो ये है हमारे 19th सेंचुरी की राइटर वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जिन्होंने अ रूम ऑफ वंस ओन एक फेमिनिस्टिक अप्रोच को उनमें बताया है, उन्होंने अ रूम ऑफ वंस ओन में, और उन्होंने वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें अ रूम ऑफ वंस ओन में, एक्सक्यूज माय राइटिंग, बहुतों को तो बहुत गंदी लगती है वैसे, अ रूम ऑफ वंस ओन, रूम ऑफ वंस ओन में एक फिक्शनल कैरेक्टर जो है वो बताया है, दैट इज जूडिथ, और उसे शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में दिखाया। वर्जीनिया वुल्फ ने रूम ऑफ वंस ओन अ फेमिनिस्टिक अप्रोच जो है वो इसमें दिखाई गई है, तो इसमें उन्होंने जूडिथ को क्रिएट जो है वो किया है। आई होप कि जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है और आपको चीजें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ रही हैं। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना जो है एक्सप्लेनेशन, अपना सॉरी एक्सप्लेनेशन नहीं, अपना कमेंट जो है वो जरूर दीजिएगा। तो ये देख लीजिए, और भी चीजें डिस्कस करनी है, इसके अलावा मैं और भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। चलिए अब द नेक्स्ट वन इज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु ये हिंदी में किस शेक्सपियर के कौन से प्ले को ट्रांसलेट करा है दुर्लभ बंधु के रूप में? तो दुर्लभ बंधु के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रांसलेट करा है
हिंदी में एज दुर्लभ बंधु। मर्चेंट ऑफ वेनिस को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ट्रांसलेट करा है मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रांसलेट करा है दुर्लभ बंधु के रूप में। मर्चेंट ऑफ वेनिस आप जानते ही हैं कि मर्चेंट ऑफ वेनिस को पहले तो शेक्सपियर के समय में तो कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज ही हुआ करती थी, लेकिन आज ये एक जो है जिसे मानना चाहिए कि ये एक ट्रेजी कॉमेडी जिसे माना जाता है मर्चेंट ऑफ वेनिस को, क्योंकि इसमें एक तो रेसिज्म दिखाया गया है और इसमें शार्लॉक के साथ बुरा ही बुरा होता है, तो इसे ट्रेजी कॉमेडी जो है वो दिखाया गया है। देखिए ट्रेजी कॉमेडी में और डार्क कॉमेडीज में बहुत फर्क होता है। डार्क कॉमेडीज में पूरा एटमॉस्फेयर जो है दैट रिमेन्स ट्रेजिक एंड एट द एंड जो है वो चीजें सही हो जाती हैं। ट्रेजी कॉमेडी का मतलब होता है कि वन ऑफ द कैरेक्टर्स डू नॉट गेट एनीथिंग, वन ऑफ द कैरेक्टर्स डज नॉट गेट एनीथिंग, तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है, ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है। आज के समय में मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रेजी कॉमेडी के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे पूछ लेते हैं इन चारों में से कौन सी कॉमेडी ट्रेजी कॉमेडी है, इनमें से कौन सी डार्क कॉमेडी है, कौन सी जो है वो कौन सा प्रॉब्लम प्ले। चलिए प्रॉब्लम प्ले से याद आया, ये भी आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम प्ले शेक्सपियर के जो वर्क्स है उनमें प्रॉब्लम प्ले जो ये टर्म है ये एफ.एस. बोस ने शेक्सपियर के 3 प्ले को दिया था, और वो कौन कौन से हैं देखिए। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, Troilus and Cressida, and Mazer for Mazer। ये 3 प्ले जो है वो माने जाते हैं प्रॉब्लम प्लेज माने जाते हैं। ये टर्म फ्रेडरिक एस. बोस ने दिया था। अब ये प्रॉब्लम प्ले होता क्या है, तो देखिए, और एक चीज ये देखिएगा, कोई ये ऐसा नहीं है कि ये जो है ये उसी समय ये वर्ड जो है आ गया था, शेक्सपियर ने ही उसको दिया था। जैसे यूनिवर्सिटी विट्स जो है वो जॉर्ज सेंट्सबरी ने 19th सेंचुरी में दिया था, तो यूनिवर्सिटी विट्स ने अपना नाम खुद नहीं रखा था कि वी आर यूनिवर्सिटी विट्स, जॉर्ज सेंट्सबरी ने दिया था। इन द सेम वे फ्रेडरिक एस. बोस ने 19th सेंचुरी में ही ये प्रॉब्लम प्ले जो है ये टर्म यूज करी थी शेक्सपियर के 3 प्लेस के लिए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा एंड मेजर फॉर मेजर। एक्चुअली प्रॉब्लम प्ले का मतलब होता है कि जिस प्ले में कोई सामाजिक प्रॉब्लम जो है वो बताई जाती है बट द सॉल्यूशन इज नॉट प्रोवाइडेड, कि एक रेडीमेड सॉल्यूशन जो है वो नहीं दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। तो ये 3 प्लेस जो है ये माने जाते हैं आपके प्रॉब्लम प्लेस जो है वो माने जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन है, होप यू लाइक इट। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जैसा भी है। और बिल्कुल जो है जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।